आरोही की इस प्रतियोगिता में पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन यादव आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पार्ट 1 की ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूं और अभी जस्ट आजाद सर एसएसटी का क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि 20 प्रश्न थे और अब मैं साइंस का कराऊंगा वो भी 20 है और पार्ट 1 में ना मैथ 25 हो गया था लेकिन इस बार 20 ही है। ठीक है, तो इसके प्राइस और इसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, आजाद सर सब बता ही दिए हैं, 6 to 10 है। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ शुरुआत करते हैं। ठीक ना, तो साइंस का प्रश्न होगा हमारा पहला प्रश्न, घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है, तो हमें बतानी है घनत्व का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक इसके हो जाएंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये जो है ना ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक, केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व क्या हो जाता है इसके बारे में जान लीजिए। तो घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक ना, और किसी भी पदार्थ के परिमाण को बढ़ाने या घटाने से ना घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कम लीजिए तब भी उसका घनत्व उतना ही रहेगा और ज्यादा उस पदार्थ को लीजिएगा तब भी उसका घनत्व वही रहेगा। मतलब घनत्व ना क्या होते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। पदार्थ के घनत्व अपरिवर्तित होते हैं। अब वो कैसे? तो अगर मान लीजिए कम पदार्थ लीजिएगा, उसका द्रव्यमान कम हो तो उसका आयतन भी कम होगा और वही पदार्थ ज्यादा लीजिएगा तो मात्रा जब बढ़ाइएगा तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से वो घनत्व क्या हो जाते हैं? नियत ही रह जाते हैं। और ये घनत्व ना अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक न्यूमेरिकल भी है छोटा मोटा। किसी ट्रेन का वेग 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसका वेग मीटर पर सेकंड में कितना होगा? ठीक ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ना 5/18 से गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं? 5/18 से। तो चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना में मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 दूना 36, 2 पचे 10, ये क्या निकल के गया? 10 मीटर पर सेकंड। इसमें देख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड कौन है। और यही हमें उल्टा चलना होता, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता तो हम किससे गुणा करते? तो 18/5 से। ठीक ना, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि के बारे में हम लोग जान रहे हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो। एकदम आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, कोई डर नहीं रहेगा। और वीडियो भी आरोही स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहेगा, उससे उसको देखकर और भी आप नॉलेज को बढ़ा लीजिएगा। हम लोग विस्तार से इसको करेंगे। ठीक ना, चलिए तो दाब दाब तो अदिश राशि है। ठीक ना, विद्युत धारा ये भी अदिश राशि, कार्य ये भी अदिश राशि। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाए? NOT, नॉन ऑफ दीज। ठीक ना, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को हम कहते हैं वेग। विस्थापन बटा समय, विस्थापन की दर मतलब विस्थापन बटा समय। ठीक ना, विस्थापन बटा समय। ये विस्थापन की दर को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वेग। क्या बोलेंगे? वेग। वेग बराबर ये सूत्र होता है। ये हमारा आंसर हो जाए बी। ठीक ना, अब यहाँ एक त्वरण है। त्वरण हम किसे कहते हैं? ये ना वेग की दर को, किसको? वेग की दर को। मैंने त्वरण बराबर यहीं पे लिख देते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाए? तो वेग बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। चाल के बारे में पता होगा, दूरी बटा समय क्या कहलाता है? चाल। और दूरी क्या हो जाती है? किसी बिंदु, इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या बन जाएगी? तो किसी पिंड द्वारा किसी बिंदु से चले जितना गति पथ की कुल लंबाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बल के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। बल का जो गति का द्वितीय नियम है उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो उससे ना हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक। ठीक ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, इससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब यहाँ जाने की बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होते हैं हमें गति के प्रथम नियम से। कौन से नियम से? गति के प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम कहता है ना कि कोई पिंड तब तक के लिए अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक ना,
उसी समय बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा क्या होती है? तो बल वह बाह्य कारक जो किसी पिंड में लगकर उसकी स्थिति, अवस्था, गति, दिशा आदि को परिवर्तित करता है या करने की चेष्टा करता है। ठीक ना? आगे देखते हैं 2 केजी के पिस्टल से। ठीक ना? बिहार का तो बड़ी फेवरेट चीज है ये सब। 2 केजी के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे पिस्टल का द्रव्यमान गुणे पिस्टल का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। ठीक ना? कैसे बनता है इस पे प्रश्न? तो पिस्टल का द्रव्यमान गुणे पिस्टल का वेग। ठीक ना? और ये बराबर किसके हो जाए? तो गोली के द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। गोली का वेग। ठीक है? गोली का वेग। थोड़ा ज्यादा दूर से ले लिया है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए, तो पिस्टल का द्रव्यमान गुणे पिस्टल का वेग। पिस्टल का द्रव्यमान कितना? 2 केजी। तो 2, और साथ ही साथ हमें इसका वेग पता नहीं है ना, तो इसको यू मानते हैं। और 2 केजी है। ठीक ना? यहाँ देखना है। और इधर क्या है? गोली का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है। ये केजी है और ये ग्राम है, इनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक ना? चलिए, और गुणे गोली का वेग कितना है? तो 150 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, यहाँ केजी है, उधर ग्राम। देखिए, पिस्टल का द्रव्यमान गुणे पिस्टल का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुणे गोली का वेग। यहाँ देख रहे हैं कि 2 केजी है, द्रव्यमान को देख रहे हैं, इधर एसआई में है और इधर सीजीएस में है। किसी एक रूप में डाला जाए इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको 2000 बना देते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं। गुणे यू बराबर 20 गुणे 150 ग्राम मीटर पर सेकेंड। और यू बराबर क्या हो जाए? तो 20 गुणे 150 बटा 2000। ठीक ना? काटेंगे तो कितना आएगा? 10। तो 1.5 और नीचे हमारा क्या है? ग्राम है ना, ग्राम ग्राम को कैंसिल कर देगा, तो यू का हो जाएगा मान 1.5 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाए? बी। इसका जवाब हो जाए बी। चलिए, आगे देखते हैं भार का मात्रक क्या होता है। भार का मात्रक क्या होता है? तो केजी, ये तो द्रव्यमान क्या है? किसका है? द्रव्यमान का। एसआई मात्रक होता है। यहाँ देख रहे हैं ग्राम, ग्राम भी द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाए? न्यूटन। एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण। चलिए, त्वरण का सूत्र हमें पता है, ए बराबर भी माइनस यू एक बाई टी। अब कह रहा है कि जो वेग है ना एक समान है, माने शुरू में भी वही है, अंत में भी वही है, मतलब u बराबर भी। यहाँ वेग के बारे में बोला है कि एक समान है, u बराबर भी। तो इस प्रकार से अगर u बराबर भी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि बराबर में से बराबर को घटाया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 0। और 0 बटा टी देखें तो क्या मिले हमें? 0। तो त्वरण हमारा क्या हो जाए? शून्य होता है। इस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग को किससे सूचित किया जाता है? रेडियन पर सेकंड से, रेडियन से, या फिर ओमेगा से, या डब्ल्यू से? तो ओमेगा से। ठीक ना? किससे? ओमेगा। ऐसे डब्ल्यू को थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, ओमेगा लिखा है, यही है हमारा सूचित करने। निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? बोल रहा है प्रसार। तो प्रसार तो होता है, ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाए प्रसार होता है, ये मानेंगे। संकुचन, संकुचन भी होता है। बहाव या द्रवण, तो द्रवण भी होता है, लेकिन बहाव का गुण नहीं होता है, मतलब फ्लो नहीं करते। ये गुण किसमें होते हैं? तो द्रव में होता है या फिर गैस में होता है। ये बहाव का गुण किसका नहीं है? तो ठोस पदार्थ का ये गुण नहीं है। निम्न में गति ऊर्जा के आधार पर कौन सा संबंध सही है? गतिज ऊर्जा, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैसों की और सबसे कम ठोस की होती है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है पहला में कि सबसे ज्यादा ठोस का, फिर द्रव का और फिर गैस का। ये नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होंगे? ठोस से ज्यादा द्रव का और द्रव से ज्यादा गैस का। सी आंसर हो जाए। क्या आंसर हो जाए हमारा? सी। ठीक ना? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस का और सबसे कम ठोस का, और दोनों के बीच में होता है द्रव का। ठीक ना?
आगे है हमारे पास वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में, इस अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, क्या कहलाता है? वह कौन सा न्यूनतम तापमान है जिस पर द्रव पदार्थ ना ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है? ये क्या हो जाए आंसर हमारा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमांक बिंदु। ठीक ना, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। अब चलिए गलनांक क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होने लगता है? गलने लगता है। ठोस पदार्थ गल के द्रव अवस्था में बदलने लगे, वह है गलनांक। ठीक ना, और क्वथनांक क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगे, तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। चलिए आगे हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन के समय ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अवस्था परिवर्तन के समय ना ताप एकदम कांस्टेंट रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जब तक अवस्था चेंज करता है, मतलब ठोस से द्रव बदले चाहे द्रव से गैस बदले, तब तक वो अवस्था परिवर्तन के समय ताप जो होता है ना एकदम कांस्टेंट होता है। ठीक ना, और उसी के कारण तो वो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होकर और क्या करता है? परिवर्तित करता है। नहीं तो बढ़ते रहे तो कोई फर्क ही ना पड़े। तो ताप ना अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? ताप अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। विद्युत बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? विद्युत बल्ब का जलना ना, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि जिसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो तो रासायनिक, ऐसा नहीं है। भौतिक परिवर्तन के साथ बोला जाता है कि सारे परिवर्तन में ये नहीं जरूरी है कि सब में ऊष्मा उत्पन्न हो ही, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो या शोषित हो, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा इसमें भी है भौतिक में भी कि ऊष्मा हो सकता है। ये यही है, विद्युत बल्ब का जलना क्या हो जाए? आपका भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे? तो फिर बंद करके फिर हम लोग इसको वापस से फिर बल्ब को जला सकते हैं, और अस्थायी परिवर्तन को ही तो हम भौतिक कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा कौन परिवर्तन हो जाए? भौतिक परिवर्तन हो जाए। कौन सा परिवर्तन हो जाए? भौतिक परिवर्तन। ठीक ना, इसके साथ और भी हमारे पास है, चीनी को जल में घोलना, है ना, मोम का पिघलना, सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार जो परिवर्तित हो जाए फिर दोबारा रिटर्न नहीं होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध का फटना, दूध से चाय का बनना, या मोमबत्ती का जलना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन है। मोम का पिघलना भौतिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक। अब अंतर क्या है? मोम पिघलेगा तो फिर हम मोम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बत्ती जल जाएगी तो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? दूध से क्रीम किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? चलिए, तो दिया वाष्पन विधि। नहीं, ये तो वाष्पन तो वाष्पशील पदार्थों के लिए है। उधर्वपातन विधि, इसमें हम कपूर को, इन सारी चीजों को, कपूर हो गया, जो द्रवपातित पदार्थ है उनको हम लोग क्या करते हैं? उधर्वपातन विधि से शुद्ध करते हैं, मतलब अपकेंद्रण विधि। और अंत में है प्रभाजी आसवन विधि। तो हमारा दूध से क्रीम किस विधि द्वारा बाहर निकलता है? तो जवाब हो जाए अपकेंद्रण विधि। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चलिए, तो यहाँ लेमार्क, अरस्तु, ट्रेविनस, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ये दोनों ना संयुक्त रूप से इनका नाम लिया जाता है। दो वैज्ञानिक है, फिर भी इनका नाम संयुक्त रूप से लिया जाता है। अरस्तु को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक। ठीक ना, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? ठीक ना, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है या किसमें होता है? तो हमारे पास बहुत सारे ये कोशिकांग दिए गए हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। यहाँ राइबोसोम दिया है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। केंद्रक, जिसको कंट्रोल रूम बोला जाता है। केंद्रिका, केंद्रक के मध्य में एक गोलाकार रचना है केंद्रक द्रव्य के, और इसके जवाब हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये ना हमारा ऊर्जा गृह है, शक्ति गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अभी हम लोग राइबोसोम के बारे में जाने की प्रोटीन संश्लेषण के लिए है ना वो। चलिए, लाइसोसोम, इसका जवाब हमारा क्या हो जाए? लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक ना, पौधों के लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पौधों के वृद्धि के लिए ना उसके शीर्ष भाग में जो पाया जाता है वही ऊतक क्या है? उत्तरदायी है। इसके शीर्ष भाग में कौन पाए जाते हैं? तो शीर्ष विभाज्योतकी ऊतक, यही लंबाई के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ठीक ना, और ये पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक किसके लिए है?
ये मोटाई के लिए, ठीक ना। ये पसर्व भाग में, तना के पसर भागों में पाए जाते हैं, और ये शीर्ष भाग। जल तथा खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कौन है जो ले जाता है? ले जाने का काम कौन करता है? ये काम ना जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। जाइलम ही है जो जड़ों से जल तथा खनिज लवणों को लेकर ले जाता है। जाई मतलब जाएगा किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जाएगा, ठीक ना। और फ्लोएम के द्वारा क्या होगा? तो फ्लो करेगा। फ्लोएम के द्वारा क्या होगा? फ्लो करेगा, ठीक ना। उसके द्वारा उधर से आता है, ठीक है। चलिए, फ्लोएम ये क्या करता है? ये फ्लो करता है, मतलब ऊपर से ना गिरता है, मतलब कह सकते हैं फ्लो मैंने होता है ना। चलिए, तो ये ना पौधों में बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पत्तियों से, उन्हें ना लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है खाद्य पदार्थों को। किसको? खाद्य पदार्थों को। खाद्य पदार्थ कहाँ बनते हैं? तो पौधों के पत्तियों में खाद्य पदार्थों को, ठीक ना। पौधों के पत्तियों में बनता है। और ये भी बातें जान जाए कि पौधों के पत्तियों को हम लोग उसका किचन भी बोलते हैं। प्लांट किचन किसे बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट। तो पत्तियों को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? पत्तियों को। आगे हमारे पास प्रश्न आ गया मैथ का, ठीक ना। और मैथ भी हमें ही कराना है, तो डायरेक्ट हम लेकर चल निकलते हैं इसको। चलिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इस बार मैथ 20 पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में ना 25 पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैथ को देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या की परिभाषा समझ लीजिए। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके तथा p और q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो, और साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें पूछा है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमें अपरिमेय संख्या ढूंढनी है। तो कौन हो जाए? अपरिमेय पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई का मान तो 22/7 और 3.14 भी लेते हैं, तो ऐसी बात तो है, लेते हैं। लेकिन ये ना पाई का एग्जैक्ट मान ना होकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू है, इसलिए वो दोनों परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। 0 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे बोला जाता है ना p बाई क्यू में q नॉट इक्वल टू 0। अब p के बारे में नहीं बोलता है। p और q पूर्णांक संख्या, तो 0 तो पूर्णांक होता ही है, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाए पाई। 0.999 डॉट डॉट को p बाई क्यू के रूप में लिखे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम देख पाए तो 0.9 के ऊपर क्या बोल दे? बार बोल सकते हैं। और इसको p बाई क्यू का फॉर्म बनाना हम सब सीखे ही है, बहुत इजी है। क्या है? तो 9 और बट्टा क्या रख दे बार के लिए? 9। इस प्रकार से एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो हमारा जवाब क्या हो जाए? 1, ठीक ना। इसमें हमारा क्या हो जाए? p बाई क्यू का रूप हो जाए 1, ठीक ना। p बाई क्यू का रूप हो जाए 1। बहुत सारे बच्चे घनचक्कर में पढ़ेंगे, इस क्वेश्चनों को देखकर पढ़े भी थे उस टाइम जब आया था क्वेश्चन मार्केट में। तो बहुत सारे बच्चे आप देख सकते इतनी आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा इसी को तोड़ मोड़ के डाले गए हैं, तो बच्चे फंसते हैं, ठीक ना। आसान चीजों में तो और फंसा जाता है। तो आप अगर क्लियर कंसेप्ट रखेंगे तो नहीं फंसेंगे, ठीक ना। निम्न में कौन अशांत दशमलव नहीं है? अशांत दशमलव नहीं। अशांत दशमलव नहीं है मतलब क्या है? शांत। और शांत के बारे में हम जान रहे हैं कि हर के गुणनखंड में क्या हो? हर के p बाई क्यू के मतलब परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में क्या हो? गुणनखंड में क्या हो? 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक ना। 2 या 5 या दोनों, ठीक ना। दोनों 2 एवं 5 मतलब 2 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। 2 5 है तो शांत होगा। लेकिन कब? जब पूरा कटा के इसका संक्षिप्त रूप लेना होता है, ठीक ना। तो 5/9 देख रहे हैं, इसका तो गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा, ये नहीं होगा। 15/62 का देखा जाए क्या हो जाए? कटने वाला है नहीं, तो इस कंडीशन में 31 गुणे 2 आएगा इसके हर के गुणनखंड में। 15 बराबर अगर देखें तो 2 गुणे क्या आ जाए? 31, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें देखते हैं हम 5/3 गुणे 3, ये भी नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं 12/15, आप कहेंगे कि 12/3 गुणे 5। अब कहेंगे 5 तो है लेकिन 3 आ गया है,
अब यहाँ समझने वाली बात है कि 3 इसको काट सकता है ना, यहाँ क्या हो जाए 4/5। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर, ठीक ना। संक्षिप्त फॉर्म में डालते हैं, उसके बाद उनका गुणनखंड करते हैं, या गुणनखंड कर भी दीजिए और कटाकुटी हो रहा है तो कटा दीजिए, बाकी किसी में कटने छटने वाला कोई मैटर नहीं है। इस प्रकार से हमारा 12/15 हो। आगे हमारे पास प्रश्न है घातांक के नियम पर है, 4 का पावर 4 भागे 4 के पावर 6। तो हमें भाग वाले कंसेप्ट पता है कि बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 4 के पावर 4 में से 4 के पावर 6 को घटा दें तो क्या मिले, 4 के पावर -2। और यहाँ देखें 4 के पावर -2 कौन है, 1 का पावर 1/2 नहीं हो। 4 के पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 के पावर 2 बराबर 1/16, है ना। ये भी हमारा आंसर हो जाए, ये भी आंसर हो जाए। और देखने से हमें मिल रहा है ये और बी और सी, तो इसका जवाब होगा हमारा डी। ऑप्शन को कभी भी आपको चारों ऑप्शन देखना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आप बी देखे बस उड़ा दिए, ये माइनस इसके सामने है, थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ नीचे गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 + √11 और 11 - √11 व्यंजक का मान होगा। आप देख सकते हैं ये किस फॉर्मूले पर है, a + b और a - b, और इसके बराबर हो क्या जाए a² - b²। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 11 का स्क्वायर 121 और √11 का स्क्वायर 11, तो क्या बन जाए 110। क्या हो जाए हमारा 110, जवाब हो जाए सी। चलिए √10 × √15 बराबर है, किसके बराबर है, निम्न, ठीक ना। तो √10 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 5 गुणे √15 के बदले में क्या लिख सकते हैं, √3 × 5, है ना। अब ये दोनों रूट में है तो आराम से हम एक में लिख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अब 5 मैच कर रहा है, जोड़ा में से को बाहर ही निकाल लेते हैं, बाद बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं 5√6। अब देख लीजिए 5√6 इसमें कौन आंसर आ रहा है, ये आगे तक है। इस प्रकार से हमारा ए आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन बहुपद में है, निम्न में कौन बहुपद में है। देखिए ये ना यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, यहाँ पे आप समझिएगा प्रॉपर ढंग से कि ये कहाँ माइनस है, तो ऊपर माइनस है, कहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है। तो x के पावर -2, हमें पता है कि चर मान का जो पावर होगा ना, घात जो होगा हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका पावर 1/2 है, इस x का पावर क्या है 1/2, ऐसे ये लिखे गए हैं, x का पावर 1/2 + x + 2। इस प्रकार से पावर 1/2 है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ देख रहे हैं 1/x है, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब बच गया 5। अब कहिएगा 5 तो ये पूर्णांक संख्या है, ऐसे मतलब, लेकिन 5 के साथ ना हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर लिख सकते हैं 5x का पावर 0, और पावर 0 ना पूर्ण संख्या है, और x का पावर 0 का वैल्यू क्या है, फिर 1 है, तो 5 एकम 5, हमारा 5 5 रहा, लेकिन इस फॉर्म में भी लिखा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जवाब क्या हो जाए ए, ठीक ना, शून्य घात का बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसमें हमें बताने हैं कि बहुपद कितने घात का है, घात हमें बताने हैं। घात के बारे में देखिए कितना घात भी करेगा ये, बच्चों को बताया ही जाता है कि मैक्सिमम जो पावर होता है उसी पावर को हम कह देते हैं कि उतने घात का बहुपद है। अब यहाँ दिख रहा है 3x का पावर 3, 3x का पावर 2 + 4, ज्यादा पावर 3 दिख रहा है ना, बच्चे अकड़ा 3 मारेंगे, ऑप्शन में भी है, बड़ी खुश भी हो जाएंगे। लेकिन हमें ना इसको पहले सॉल्व कर लेना है कि गुणा उड़ा हो रहा है तो पहले गुणा कर लें, घातांक का नियम पढ़े ही है। यहाँ देखिए छोटा ब्रैकेट है, ये अंदर जाएगा पहले, तो अंदर जाएगा तो क्या होगा 3 3 3 9, और x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है। इस प्रकार से दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 3 × 12 x के पावर 3। इस प्रकार से 9x का पावर 5 + 12x³। तो हमारा मैक्सिमम घात कितना इसमें दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाए 5। आगे हमारे पास प्रश्न है का गुणनफल क्या होगा। चलिए इसको गुणा करा लीजिए, x को बाहर निकाल लीजिए और इसको रख दीजिए x + 5, फिर इसमें से 3 बाहर निकाल लीजिए और x + 5, ठीक ना। इस फॉर्म में आपको गुणे करने हैं दोनों को, इसका x
फिर ये पूरे टर्म को रख दिए यहाँ पर, फिर इसका -3 यहाँ रख लिए, फिर पूरे टर्म को लाकर रख लिया। अब गुणा करा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर 5x में से 3x गया प्लस 2x माइनस 15। कौन सा जवाब हो जाए हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये ना हो जाए बी। क्या हो जाए? बी। समझ रहे हैं बातों को? 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 का गुणनखंड बताएं। हमें गुणनखंड पता करना है, ठीक ना। चाहो तो आप गुणा करा करा के भी चेक कर सकते हो, समय भी लग सकता है, लेकिन समय बचाना बहुत जरूरी है। मध्य पद विभक्त विधि से आप सीखे ही होंगे। चलिए, नहीं सीखे हैं तो चलिए सिखा रहे। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। मध्य पद विभक्त के लिए इनको पहले गुणा करते हैं, 9 और 16 का। 9 16 का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 144। अब इस 44 को ना 144 को ना ब्रेक करेंगे और ऐसी सेटिंग करेंगे कि जोड़ने पर -24 आ जाए और गुणा करने पर 144 आ जाए। तो 2 से कितना हो जाए? 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, ठीक ना। 24 चाहिए हमें, ठीक ना। और देखिए 2 दूनी 4, ठीक ना, और 4 दूनी 8, और इधर 3 तरीके 9, 9 दूनी 18। जोड़ने या घटाने से 24 मिलने वाला नहीं। 2 को इधर लेते हैं, 1 3 को लेते हैं। 2 दूनी 4 अतियाई 12, 2 दूनी 4 अतियाई 12, 12 12 24 हो सकता है, और 12 12 गुणा करेंगे तो 144 भी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे लिए क्या बेहतर है कि हम ना 9x स्क्वायर माइनस 12x फिर माइनस 12x ले लें, तो जोड़ने पर -24 भी हो जाएगा और प्लस 16 रख देते हैं, ठीक है। इसका हमारा काम रफली वर्क है, रफ वर्क है, रफ काम कर। जोड़ने पर आ जाए 24 तो -12 हो जाए, अब गुणा करने पर कितना आ जाए? तो इनके गुणनफल के बराबर, इनके गुणनफल के बराबर इनके, तो 12 12 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 और 16 गुणा करेंगे तो 144। क्लियर ना? कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए, 3x हो जाएगा कॉमन, इसके पास भी। यहाँ बचा क्या? 3x माइनस क्या कॉमन होगा यहाँ? -4, तो यहाँ बचेगा 3x, ठीक ना। माइनस कॉमन हुआ है, प्लस में से माइनस निकाल दीजिएगा ना तो माइनस बच जाएगा। यहाँ पर क्या हम रख दें? 4। इस प्रकार से 3x - 4, 3x - 4 दोनों जगह है, बच क्या गया? 3x - 4। तो हमारा जवाब क्या हो जाए? 3x - 4, 3x - 4, पहला ही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। AQ प्लस BQ प्लस CQ के फॉर्म पे है, और हमें पता है AQ प्लस BQ प्लस CQ का क्या सूत्र होगा? AQ प्लस BQ प्लस CQ, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर हो जाता है 3ABC। ये सूत्र आप पढ़े होंगे। यहाँ देख रहे हैं कि A, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 4 और प्लस 5, 4 5 9, 9 में से 9 गया 0, है ना। तो इस प्रकार से हम 3ABC, इसके बदले में हम क्या यूज कर ले? 3ABC। A के रूप में 4 है, B के रूप में 5 है और C के रूप में -9 है। 3 चौके 12, 12 पचे 60, और 60 9 का गुणा कर ले, 6 9 54, 540 -540। क्या जवाब हो जाए? C, -540। आगे प्रश्न को देखते हैं। ax - 2y बराबर 10 समीकरण में x बराबर 1, y बराबर 1 पर a का हल बताएं। चलिए, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 को लाके इसमें रखते हैं। a गुणे x का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 2 गुणे y का वैल्यू भी 1 है, बराबर 10, या a -2 बराबर a बराबर क्या हो जाए? -2 उधर जाएगा तो 10 और 2 12। क्या जवाब हो जाए हमारा? 12, ठीक ना। कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक क्या होगा? कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा x अक्ष हो जाता है और ये क्या होते हैं? y अक्ष, ठीक ना, y अक्ष। इस कंडीशन में कह रहे हैं कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु हमारा स्थित हो तो उसका y निर्देशांक क्या होगा? तो अगर बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक हो जाता है 0। क्या हो जाते हैं? 0। तभी तो x से पर आ गया, थोड़ा सा भी ऊपर जाए, थोड़ा सा भी नीचे नहीं गया। और आगे देख रहे हैं हम y निर्देशांक, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसका x निर्देशांक 0, और x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका y निर्देशांक 0।
ओके ना, y अक्ष पर है तो x निर्देशांक शून्य और x अक्ष पर है तो y निर्देशांक शून्य। इस प्रकार से हमारा आंसर बी हो जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? इसके ना अनंत हल होते हैं। अनंत नहीं है, अनेक है। बात एक के अनंत कहिए चाहे अनेक कहिए। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है? तो एक और केवल एक। आगे बढ़ते हैं। उस कोण का मान बताएं जो अपने पूरक कोण का क्या है? दोगुना है। अपने पूरक कोण का दोगुना है। मान लेते हैं कोई कोण है जो थीटा है, ठीक ना, और इसका पूरक कोण मान लेते हैं कि 90 माइनस थीटा है। इसका पूरक कोण क्या मान लिए? 90 माइनस थीटा। कह रहे हैं कोण ना अपना पूरक कोण के क्या है? दोगुना है, डबल है। इसमें हम बराबर दे के 2 से गुणा मार दें। कोई कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है तो मान लिए कोण है थीटा और उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा, उसका ही दोगुना है तो 2 गुणे, ठीक ना, या थीटा बराबर कितना हो जाए? 180 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ले लेते हैं। थीटा और 2 थीटा कितने हो जाए? 3 थीटा और बराबर क्या हो जाए? 180। अब ये 3 काट देगा इसको कितना टाइम? 60 टाइम। इस प्रकार से थीटा बराबर 60 कितना हो जाए? थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर हो जाए डी। आंसर क्या हो जाए? डी। आगे हमारे पास प्रश्न दिए हैं। दिए गए आकृति में x का मान बताएं। देख रहा है कि एक रेखा है और रेखा पर एक किरण लाके क्या कर दिया गया? रख दिया गया। अब बताना है हमें दिए आकृति में x का मान बताने हैं तो हमें रैखिक युग्म का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रैखिक युग्म के कंसेप्ट से क्या हो जाता है? किसी रेखा पर अगर कोई किरण स्थित है तो उसके द्वारा जो बने असंग कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से यहाँ पे रैखिक युग्म का कंसेप्ट लगाएंगे और 12x प्लस 6x बराबर 180। तो क्या रिस्पॉन्स मिले हमें? 18x बराबर 180। तो इस प्रकार से 18 इसको कैंसिल मार देगा तो x बराबर क्या हो जाए? 10 डिग्री, ठीक ना, कितना डिग्री? 10 डिग्री। सी आंसर हो जाए, ठीक है। हमें पूरा आशा है कि आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करते रहिएगा, जब वीडियो देखते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। चलिए, किसी चतुर्भुज के कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है तो छोटे तथा बड़े कोण के बीच अंतर बताएं। छोटे तथा बड़े कोण के बीच अंतर बताने हैं। चलिए, अनुपातिक गुणांक मान लेते हैं x। अनुपातिक गुणांक कितना मान लिया जाए? x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अनुपातिक गुणांक कितना मान लिया जाए? x। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना हो जाए? 360। कितना हो जाए? 360। या अब सिस्टमेटिक से नहीं बना रहे, एकदम रच रच के दिए, माना कि सब करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक ना। 3 4 7 5 12 6 18। 18x बराबर कितना हो जाए? 360। अब यहां से सीधे उड़ा दिया जाए, कितना टाइम चला जाएगा? 20, है ना। अब 20 डिग्री आ गया x की वैल्यू। कहा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण के बीच के ना अंतर बताने हैं। तो बड़का है 6x और छोटा है 3x। अंतर कितना हो जाएगा? 3x का अंतर कितना हो जाए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर बराबर 3x। तो 3 गुणे x बराबर क्या हो जाए? 3 गुणे 20 बराबर 60 डिग्री, है ना। तो हमारा आंसर हो जाए बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताएं। अब चलिए, यहाँ आपको दिख रहा है ना विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे हीरोन सूत्र का यूज करना पड़ेगा और समझ सकते हैं हीरोन सूत्र कितना तगड़ा वाली है, समय कितना लेगा। तो इसके अलावा एक थोड़ा दिमाग, छोटी सी दिमाग लगाना, अगर लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो हीरोन तो लगाना ही है। 3 का मैंने 2 को छोटी भुजा का स्क्वायर अगर बड़का के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो समझ लेना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर है, मतलब समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है। तो बड़का तो कर्ण होगा, छोटका में क्या करना है? गुणा करके उसका हाफ कर देना है। बात समझे? तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना? 25 और 5 का स्क्वायर 25। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ गया। 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा ना, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला लंब होता है 90 डिग्री का कोण होता है। इस प्रकार से इन दोनों को गुणा करके इनका हाफ कर दीजिए।
3 चौके 12, 12 में 2 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा 6, ठीक ना, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है, यहाँ मीटर है, मात्रक पर भी ध्यान देना है, ठीक ना। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बच्चे पहले पे मार दें 6 आ गया बस उड़ा दीजिए, तो वहां फंस जाइएगा। घनाभ में किनारों की संख्या होती है, घनाभ में किनारों की संख्या होती है। घनाभ का रूप कौन होता है, ईंट हो गया, ये तलाई हो गया, माचिस, माचिस वाला हो गया, ये घनाभ होते हैं, ठीक ना। तो हम एक आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, ठीक ना, आपके सामने एक ईंट को पेश किया जाएगा। चलिए, तो आप इस ईंट को देख पा रहे होंगे, ठीक ना, आपको मारने के लिए नहीं लाए हैं, समझाने के लिए लाए हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ जो ईंट दिख रहा है ना, ये घनाभ होता है, ठीक ना। और लीडो छक्का वाला जो एथी होता है पासा, वह वर्ग के रूप में माना जाता है। हमसे यहाँ क्वेश्चन मांगा गया कि घनाभ में किनारों की संख्या होती है, तो किनारे कौन होते हैं, ये दिख रहा होगा, ये जो है ना किनारे हैं, ये क्या है, किनारे हैं ये। इस प्रकार से इनको काउंट कर लिया जाए एकदम सामने सामने, तो 1 2 3 4, और यही 4 क्या होंगे पीछे, 4 4 8, ठीक ना। और एक ये छोटा है 9, ये छोटा 10, इसमें का ये छोटा 11 और ये छोटा 12। इस प्रकार से हमारा किनारों की संख्या कितनी हो जाए 12। सतह मांग देता तो हम क्या करते, एक सतह ये होगा, इसके पीछे 2, एक साइड 3, ये वाला 4, ये 5 और ये 6, ठीक ना। 6 गो सतह हो जाएगा, किनारा 12 गो, सतह 6 गो। अब चलिए इसका शीर्ष बिंदु मांगता है तो हम कैसे निकालते, यहाँ शीर्ष बिंदु जहां 3 भुजाएं आकर मिल रही है, 1 2 3 4, और यही 4 इधर भी, 5 6 7 8। इस प्रकार से इनका शीर्ष बिंदु कितना हो जाए 8। बढ़ते हैं आगे हमारे पास माचिस की डिब्बी की माप इतना इतना है, तो ऐसे 10 डिब्बों का क्षेत्रफल बताएं, ठीक ना। यहाँ क्या दिए हुए हैं, माचिस की डिब्बी। अब इसका हम क्षेत्रफल, माचिस की डिब्बी होगी क्या, घनाभ का घनाभ होगा। अब घनाभ का क्षेत्रफल निकालनी है और उसको कितना से गुणा कर देना है 10 से, क्योंकि 10 डिब्बों का क्षेत्रफल बताना है। तो इस तरीके से हम 10, और घनाभ के क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस तरीके से हम सूत्र पता होना चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक ना। इस प्रकार से हम 10 गुणे 2 और अंदर क्या लेंगे 4 गुणे 2.5 प्लस 2.5 गुणे 1.5 प्लस 4 गुणे 1.5, ठीक ना। बड़ी मजा आने वाला है, 10 दूनी 20, और ये देखिए 4 और 2.5, 2.5 चौके कितना हो जाए 10, प्लस 25 15 का गुणा कर देते हैं, पॉइंट लगा दिया जाएगा, 25 चौके 100, दशमलव के बाद 1 0, 25 और 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा 375, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ लगा देंगे 2 अंक, और 15 चौके 60, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी हम 1 अंक दे देंगे। इस प्रकार से 20 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाए 6 और 10 16, 3 19, 19.75। अब इनका गुणा करा दिया जाए 20 के साथ, किसके साथ 0 हो जाए, फिर 5 दूनी 10 का 0 हो जाए, 7 दूनी 14, 1 15, 9 दूनी 18 और 1 19, और 1 दूनी 2 होगा और 1 3, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2 अंक लगा देंगे, 395, यानी कि NOT। क्या जवाब हो जाए हमारा NOT, ठीक ना, डी आंसर हो जाए। अभी कोई दिक्कत नहीं ना, 19.75 है और उसको गुणा करने 20 के साथ, ठीक है, NOT हो जाएगा, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू r प्लस h, है ना, 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब यहाँ फॉर्मूले पे रख दीजिए बस, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 14 प्लस 30, 7 ये काट दे इसको 2 टाइम, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणे जोड़ दीजिए तो हो जाए कितना 44। चलिए 88 गुणे 44 कर लीजिए, 88 तो 88 गुणे 44, इसका आंसर क्या हो जाए आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक ना, ये आ जाएंगे 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चर मान का परिसर कितना होता है? चर मान का परिसर हम पढ़े होंगे 9th क्लास में, आप लोग भी पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि चर मान, हम देखिए यहाँ क्वेश्चन 62 नंबर, ठीक ना, यहाँ से चर मान का परिसर यानी मैक्सिमम मान कितना है तो 65 है, और मिनिमम मान कितना है तो 25 है ना। इन्हीं का अंतर हमें देखना है, 65 और 25 का अंतर कितना हो जाए, तो इनका अंतर क्या हो जाए 40, यही हमारा परिसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हमारे पास प्रश्न है, बड़े ही मजेदार प्रश्न है। एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, एक गोली अतिरिक्त निकालने पर काला गोली निकलने की प्रायिकता है। काला, अब देखिए थैला में 5 गो उजला है, 7 गो लाल है, काला तो हिले नहीं है, और तब उसमें से निकालिएगा तो काला निकलेगा नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाए 0, और टोटल थैला में संख्या कितना है गोलियों की 12, तो 0/12 यानी कि 0, इसकी प्रायिकता क्या निकले 0। ये असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और एकदम निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक ना, कभी भी प्रायिकता निगेटिव नहीं होती है। यदि 16, 24, x तथा 18 का माध्य 20 है तो x का मान बताएं। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो चलिए माध्य हमें कितना दिया है 20, माध्य हमें दिए हैं 20, माध्य निकालना है, माध्य हमें ऑलरेडी दे चुका है 20, माध्य के लिए हमें पता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, 16 + 24 + x + 18 बट्टा की संख्या कितनी 1 2 3 4 और बराबर कितना 20, या 16 24 कितना हो जाए 40, 40 18 58 प्लस x बराबर 20 चौके 80, x बराबर क्या हो जाए 58 जाके घट जाए तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 80 - 58 बराबर 22, क्या जवाब हो जाए सी 22। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटा जा सकता है, ठीक है, कितने घन काटा जा सकता है हमें पता होना चाहिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, घन का जो जिसमें से हम काट रहे हैं ना उसका आयतन ऊपर और जिसको बना रहे हो नीचे, तो हम इसे बोलेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, आयतन और बटा क्या, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक ना। इस प्रकार से क्या हो जाए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, भुजा क्यू यानी कि 6 × 6 × 6 और बटा में हो जाए 2 × 2 × 2, बस कटाकुटी करा दिया जाए, है ना, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, इस प्रकार से हमारा कितना हो जाए